जय हिंद। तो स्वागत है फिर से आपका आज के इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हल्लोअल्केन हल्लोरीन चैप्टर के हल्लोएरीन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा और वो केमिकल प्रॉपर्टीज था एसएन रिएक्शन। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं एसएन रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी एसएन रिएक्शन का त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन इसकी चर्चा करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एसएन रिएक्शन। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रकाशिक समावयवता की। बता दें कि प्रकाशिक समावयवता एक ऐसा टर्म है जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि प्रकाशिक समावयवता क्या चीज़ है। तो उसी को स्टार्ट करते हैं। प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान से देखेंगे इस लेक्चर को सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कॉपी पेन निकाल लिया होगा और कॉपी पेन निकाल करके मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो श्वेत प्रकाश होते हैं वह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। श्वेत प्रकाश एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और इस ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका कंपन सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। जैसे ये प्रकाश रहे, प्रकाश का जो कंपन है उसका सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, अंदर बाहर की ओर, ये इस तरह से सभी दिशाओं में कंपन समान रूप से होता है श्वेत प्रकाश का, क्योंकि यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है और तरंग के रूप में इसका संचरण भी होता है। तो इसका कंपन सभी दिशाओं में एक समान रूप से होगा। लेकिन जैसे ही इस श्वेत प्रकाश को हम एक निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, किससे पास कराते हैं? निकोल प्रिज्म से। तो निकोल प्रिज्म का काम ही है समतल, ये जो श्वेत प्रकाश है जिसका कंपन सभी दिशाओं में हो रहा है, इसको समतल ध्रुवित प्रकाश में चेंज करना। ये जब इसको हम निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो निकोल प्रिज्म इस श्वेत प्रकाश को, जिसका कंपन सभी दिशाओं में समान रूप से हो रहा है, इसको जो है ना एक ही दिशा में कंपन करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि इसका जो कंपन है ना सिर्फ और सिर्फ ऊपर के नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से श्वेत प्रकाश का कंपन देख रहे हो आप लोग सभी दिशाओं में हो रहा है, जैसे इसको श्वेत प्रकाश निकोल प्रिज्म से होकर के पास कराएंगे तो इस प्रकाश का कंपन जो है ना एक ही दिशा में होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब प्रकाश का कंपन एक ही दिशा में स्टार्ट हो जाता है तब ऐसे प्रकाश को हम लोग कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश यानी अपना जो श्वेत प्रकाश था वो जिसका कंपन सभी दिशाओं में समान रूप से हो रहा था, वो बदल गया समतल ध्रुवित प्रकाश में, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, पीपीएल में चेंज हो गया। अब देखिए, इस पीपीएल को क्या करते हैं कि इसको हम गुजार देते हैं एक प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ से। इसको हम गुजार देते हैं प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ से। यानी एक कंटेनर ले लिए, इस कंटेनर में एक प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ रखेंगे और प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ क्या होता है उसको भी बताएंगे हम। इसमें हम रख दिए प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ, और जैसे ही इसमें प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ रखेंगे और इस पदार्थ से होकर के इस समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश जो कि एक ही दिशा में कंपन कर रहे हैं और एक समांतर रूप से कंपन कर रहे हैं, ये जैसे ही इससे गुजारेंगे तो ये अपने पथ से रोटेट हो जाएंगे, यानी इसका घूर्णन हो जाएगा। यह या तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नहीं तो क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णित हो जाएंगे, इस पदार्थ से होकर के पास कराएंगे तब। तो इसका जो रोटेशन है दो प्रकार से हो गया, एक क्लॉकवाइज दिशा में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। यानी ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, इस प्रकाश को इससे गुजर करके सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये क्या है, निकलना चाहिए था इसको इस तरह से, ये सेम टूटी रेखा की तरह ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से ना निकल करके अपने पथ से विचलित हो गया और क्लॉकवाइज दिशा में घूम गया, ये इस तरह से। और ये सेकेंड जो घूर्णन हुआ इसका, फिर से कह रहे हैं कि ये निकलना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये घूर्णित हो करके, रोटेट हो करके, और इसका जो रोटेशन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हो गया इस तरह से। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश जो है ना वो रोटेट कर गया। तब
निष्कर्ष क्या निकला कि इसमें जो पदार्थ रखे थे उसी पदार्थ के कारण ये समतल ध्रुवित प्रकाश का रोटेशन हो गया है। और अगर इस समतल ध्रुवित प्रकाश का रोटेशन क्लॉकवाइज दिशा में होता है तब इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। क्लॉकवाइज रोटेशन, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक, इसको एक और नाम देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी के द्वारा या प्लस के द्वारा, डी या प्लस के द्वारा। यानी जो पदार्थ इस समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर देगा उसको हम लोग कहेंगे डी या प्लस समावयवी। दूसरा देखिए, जो पदार्थ इस समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज यानी वाम ध्रुवन घूर्णक, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णित कर देगा तो वैसे उसको हम लोग कहेंगे वाम ध्रुवन घूर्णक। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे एल के द्वारा या माइनस के द्वारा, एल या माइनस के द्वारा। तो यहाँ पर दो समावयवी प्राप्त होते हैं। एक वो समावयवी जो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को डिक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि दक्षिण ध्रुवन घूर्णक क्लॉकवाइज रोटेशन कर देता है और जिसको लिखते हैं प्लस या डी या प्लस। और एक वो समावयवी जो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को वाम ध्रुवन घूर्णक यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर देता है तो वैसे समावयवी को हम लोग कहते हैं एल या माइनस समावयवी, है ना। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो कहोगे वह कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को यानी पीपीएल को दक्षिण ध्रुवन घूर्णक यानी कि इस तरह से लिखोगे क्लॉकवाइज एवं एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णित कर देता है उसे प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। और यह घटना क्या कहलाएगा, प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, समावयवता कहते हैं। तो ये रहे प्रकाशिक समावयवता। अब हमें समझना है कि इस कंटेनर में जो पदार्थ रखा गया था जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ, ये कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो इस पीपीएल को रोटेट कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दिशा में। तो प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ के बारे में जानते हैं। पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर ये प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ होता क्या है। तो सिंपली आप लोग कह सकते हो कि वह कार्बनिक यौगिक या फिर वह पदार्थ जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर देता है उसे कहते हैं प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ। जो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर देता है वैसे पदार्थ को कहते हैं प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ। इसका एग्जाम्पल देखिएगा प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ का। तो प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ के एग्जाम्पल के लिए आप लोग एक बात पर गौर करना कि एक कार्बन है और कार्बन के साथ अगर 4 डिफरेंट समूह जुड़े हो, एक्स वाई ये जेड और एक जोड़ देते हैं ए, इस कार्बन परमाणु के साथ जब 4 डिफरेंट समूह जुड़े हो, भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो, तो इस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन उपस्थित होगा वैसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ। जिस पदार्थ में कायरल कार्बन उपस्थित होगा उसे क्या कहेंगे, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ। तो ये जो कंपाउंड होगा ये प्रकाशिक सक्रिय हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं
इधर CH3, इधर H ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं C2H5। आप लोग देख रहे हो कि इससे जो हम इस कार्बन के साथ जो 4 समूह जोड़े हैं वो चारों समूह डिफरेंट हैं। एक Cl है, CH3, C2H5 और ये H, 4 डिफरेंट समूह हैं। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन उपस्थित होगा वो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर देगा, इसलिए यह प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ है। और भी एग्जाम्पल देखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ये कार्बन Cl, यहाँ पर Br जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम OH जोड़ देते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं CH3, तो ये भी प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग। ये कायरल कार्बन को डिफाइन करते हैं, साथ में इसको कायरल सेंटर भी कहा जाता है, यहीं पर लिखते हैं हम। इसको कहा जाता है कायरल कार्बन। तो आगे का अपना डिफिनेशन रहेगा कायरल कार्बन की। छाप ले इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, चलो। तो पहला हो गया प्रकाशिक समावयवता। उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर को देखने में आनंद आ रहा होगा। तो सब्र करके, इत्मीनान रख के, प्यार से, आराम से इस लेक्चर को देखते रहें और आनंद लेते रहें। चीज़ें समझ में आएंगी ही। और जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। तो इसके जितने भी टॉपिक होंगे सभी अपने आप में एक अलग रोल अदा करता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट, सेकेंड हमें समझना है कि कायरल कार्बन क्या है। कायरल कार्बन, या इसी को कहते हैं हम लोग कायरल सेंटर, या इसी को कहते हैं हम लोग त्रिविम केंद्र। इसी को कहते हैं असममित कार्बन, असममित कार्बन। कायरल कार्बन को असममित कार्बन भी कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो कहना वह किसी कार्बनिक यौगिक का वह कार्बन परमाणु जिसके साथ 4 भिन्न समूह जुड़े होते हैं, भिन्न समूह या परमाणु जुड़े होते हैं, उसे कायरल कार्बन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा। आप लोगों को बताना है कि कायरल कार्बन होंगे कि नहीं होंगे, कितने, अगर होंगे तो कितने होंगे। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, ये कार्बन के साथ Cl, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर लिख दिए D जो है ना ये हाइड्रोजन का समावयवी है एक थोड़ी क्या कहते हैं उसको, अपर रूप है, हाइड्रोजन का अपर रूप है। तो ये पहला एग्जाम्पल होगा। इसमें इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट समूह हैं, इसलिए ये कहलाएगा कायरल कार्बन। सेकेंड देखिएगा, कार्बन, यहाँ पर Br जोड़ देते हैं, यहाँ पर OH जोड़ दिए, ये CH3 जोड़ दिए और यहाँ पर H जोड़ दिए। इसमें भी देख रहे हो इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट समूह हैं, इसलिए ये भी कहलाएंगे कायरल कार्बन। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अगला देखिएगा। अगला ये जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन चीज़ का स्ट्रक्चर है। ये 4 बार इसको काट दिए, उसके बाद ये सबसे अंत में लगा दिए CH2OH, उसके बाद जिस तरफ से OH है उस तरफ से 2 बार OH लगा दिए, यहाँ H और यहाँ पर OH। जहाँ पर इधर से OH है इधर लगा देते हैं H, इधर से फिर OH, यहाँ पर H और ये H, और यहाँ पर लगा देते हैं CHO। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन चीज़ का स्ट्रक्चर है
ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब इस ग्लूकोज में हम कायरल कार्बन को काउंट करते हैं। तो देखिएगा, इस कार्बन की बात करें, पहले इस कार्बन की बात करते हैं। तो इस कार्बन के साथ देख रहे हो आप लोग कि डबल बॉन्ड से O है और एक H है। तो इसमें पहला नंबर तो चार डिफरेंट समूह है ही नहीं, इसमें तो 3 ही समूह है। एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ये पूरा समूह हो गया। 3 ही समूह है तो कायरल कार्बन हो ही नहीं सकते, 4 समूह होने चाहिए। तो इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन में आप लोग देख रहे हो कि एक OH इधर है, एक H, ऊपर में एक C डबल बॉन्ड O के साथ H, यानी ये पूरा समूह। और साथ में जब आगे बढ़ते हैं तो नीचे में ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कहलाएगा कायरल कार्बन। उसके नीचे आते हैं तो इसमें भी देखोगे ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन और ये भी कायरल कार्बन। तो इसमें कायरल कार्बन का संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लें। ये इसको पहले आप 3 भागों में बांट दो। 3 भागों में बांटने के बाद सबसे नीचे में लगा दो CH2OH। उसके बाद जिस तरह से ग्लूकोज में लगा हुआ है उसी प्रकार से इसमें भी OH लगा दें, ऊपर में H लगा दें। सॉरी, कितना 3 बार कर दिए, OH OH H, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा दें और सबसे ऊपर में लगा दें CH2OH। ये उसके बाद बाकी बॉन्ड को कंप्लीट करें, O के साथ H, इधर H और ये H। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज। अब इस फ्रक्टोज में आप लोगों को देखना है कि कायरल कार्बन का संख्या कितना है। तो देखिएगा, जब इस कार्बन की बात करेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है और एक पूरा समूह जुड़ा हुआ है। तो दो सेम एटम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं होंगे। नीचे की बात करते हैं तो इसमें 3 ही समूह जुड़े हुए हैं, नहीं होगा। इसकी बात करें तो ये कायरल कार्बन हो जाएंगे, ये भी कायरल कार्बन हो जाएंगे और ये भी कायरल कार्बन हो जाएंगे। तो इसमें कायरल कार्बन का संख्या कितना है? 3। इसमें कायरल कार्बन का संख्या 1, इसमें भी 1, इसमें 4 और इसमें 3 कायरल कार्बन हो रहा है। तो यही कायरल कार्बन है। बस एक ही बात पर ध्यान देना कि जिस कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन परमाणु से 4 डिफरेंट समूह या परमाणु जुड़े होते हैं, वैसे कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कायरलता को। कायरल कार्बन समझ लिए। अब देखते हैं कायरलता क्या होता है। कायरलता 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 नेक्स्ट है तीसरा। अच्छा, कायरल पदार्थ की बात कर लेते हैं पहले। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। कायरल पदार्थ और अकायरल पदार्थ। कायरल पदार्थ की बात करते हैं पहले। तो कायरल कार्बन के बारे में समझ गए। कायरल पदार्थ क्या होता है वो समझिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले ले पहले। ये कार्बन के साथ क्लोरीन के साथ ये CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर जुड़ा हुआ है C2H5। ये जो कंपाउंड है इसके आगे हम एक दर्पण रख देते हैं और इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो आईना के जो नज़दीक है, दर्पण के नज़दीक है, वो नज़दीक में आएगा, यानी कि ये कंपाउंड बन जाएंगे। कौन सा? तो Cl, उसके बाद कार्बन, ऊपर में CH3, नीचे में H और इधर जुड़ा हुआ है C2H5। ये इस तरह से। अब ये जो दर्पण प्रतिबिंब बना है, इस पदार्थ का दर्पण प्रतिबिंब ये बना है, इसको ना इसी तरह से उठा करके इस पर रख दीजिए। क्या ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होगा? नहीं हो पाएगा। इस पदार्थ का, ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ का दर्पण प्रतिबिंब ये बना और ये जो प्रतिबिंब है, इसको जब इस पर आप लोग रखोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। या फिर आप ऐसा करो कि इसको जो है ना 180 डिग्री पर रोटेट कर दो। अगर 180 डिग्री पर रोटेट करते हो तो C2H5 तो इधर आ जाएंगे और ये CH3 नीचे आएगा और H ऊपर चले जाएंगे। 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो H ऊपर और CH3 नीचे आ जाएगा। यानी ये जो कंपाउंड 180 डिग्री पर रोटेट करोगे तो यहाँ पर से ये CH3 आ जाएगा नीचे, CH3 नीचे आ जाएंगे और H आ जाएगा ऊपर, और ये C2H5 जो है ना इस तरफ आ जाएंगे। C2H5 यहाँ आ गए और Cl आ गए यहाँ। फिर से अब इसको उठा लीजिए, इस पर रखिए तो देखिए Cl पर आ गया, C2H5 पर आ गया, लेकिन ये H और CH3 में डिफरेंट हो गया। यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस पदार्थ को हम लोग कहेंगे कायरल पदार्थ। यानी वह पदार्थ
वह पदार्थ जिसका दर्पण प्रतिबिंब, या इस तरह से वह पदार्थ जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उसे कायरल पदार्थ कहते हैं। और एकायरल की बात करें तो वह पदार्थ जिसका दर्पण प्रतिबिंब यानी जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं उसे कहते हैं एकायरल पदार्थ। तो एकायरल को किस तरह से डिफाइन करोगे, तो कहना कि वह पदार्थ जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं उसे कहते हैं एकायरल पदार्थ। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, कायरल पदार्थ वो होगा जिसमें कायरल सेंटर उपस्थित होगा यानी कायरल कार्बन उपस्थित होगा, और एक कायरल पदार्थ वो होगा, डेफिनेशन आप लोग खुद से लिख लेना, एक कायरल पदार्थ वो पदार्थ है जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं, तो एक कायरल, नहीं होते हैं तो कायरल पदार्थ। एग्जाम्पल देखिएगा, कायरल, ये कार्बन क्लोरीन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर एक CH3 लगा देते हैं और यहाँ पर H लगा देते हैं, क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ देख रहे हो दो डिफरेंट समूह नहीं, दो सेम समूह जुड़ा हुआ है, चारों डिफरेंट समूह रहेगा तब कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन नहीं है इसलिए यह एक कायरल पदार्थ कहलाएगा। इसी प्रकार से कार्बन के साथ OH, यहाँ पर Cl, एक और Cl और यहाँ पर जोड़ देते हैं H, तो ये जो पदार्थ है ये कहलाएंगे एक कायरल पदार्थ। ये कायरल और ये कायरल हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग इनेंशियोमर की। इनेंशियोमर, पांचवा पॉइंट, इनेंशियोमर। इसके बारे में समझते हैं। तो इनेंशियोमर समझने के लिए पहले एक एग्जांपल देखिए, इसके लिए हम एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं। जैसे एक कार्बन ले लिए, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हल्लो अल्केन का रिएक्शन है, कार्बन के साथ क्लोरीन के साथ जोड़ देते हैं ऊपर में CH3, ये यहाँ पर C2H5 ये जोड़ दिए और यहाँ पर जोड़ देते हैं हम H, ये 2D एल्काइल हैलाइड है और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SN फर्स्ट रिएक्शन होगा, और SN फर्स्ट रिएक्शन में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनता है, यानी इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक, जिस तरफ Cl पहले जुड़ा हुआ है उसी तरफ आकर के OH जुड़ेगा पहला कंपाउंड में, यानी कंपाउंड बन जाएगा C2H5, ये कार्बन, OH, यहाँ पर CH3 और नीचे में H, ये जुड़ गए। और इसका जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा इसका ठीक दर्पण प्रतिबिंब, यानी ये Cl जिस तरफ जुड़ा हुआ है ना उसके ठीक विपरीत तरफ जुड़ जाएगा OH, यानी C2H5 इधर आ जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा O के साथ H, उसके बाद CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर C2H5, ये कंपाउंड बन गए। अब देखिए इन दोनों कंपाउंड को आप लोग गौर से देखोगे तो ये जो पहला कंपाउंड है यह दूसरे कंपाउंड का दर्पण प्रतिबिंब है, या फिर यूं कहें कि ये जो दूसरा कंपाउंड है ये पहले कंपाउंड का दर्पण प्रतिबिंब है। और ये जो पदार्थ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, क्या ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे? नहीं होंगे, ये दोनों पदार्थ एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे, तब इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इनेंशियोमर। क्या कहेंगे? इनेंशियोमर। तो डिफाइन कैसे करेंगे? कहेंगे वे पदार्थ जिसके दर्पण प्रतिबिंब या यूं कहें जो एक दूसरे के, वे पदार्थ जो एक दूसरे के
एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो एवं एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता हो तो उसे इनेंशियोमर कहते हैं। जैसे इन दोनों पदार्थ की बात करें तो ये दोनों पदार्थ कहलाएंगे इनेंशियोमर। नेक्स्ट देखिएगा 6ठा नंबर, रेसेमिक मिश्रण। इसमें आप लोग देख रहे हो ये इनेंशियोमर है और दो इनेंशियोमर का वह मिश्रण जिसमें दोनों इनेंशियोमर का मात्रा समान होता है उसे हम लोग कहते हैं रेसेमिक मिश्रण। कहेंगे रेसेमिक मिश्रण को कैसे डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि दो इनेंशियोमर का वह मिश्रण जिसमें दोनों इनेंशियोमर समान अनुपात में उपस्थित होते हैं, उसे रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार से तो ये हो गया रेसेमिक मिश्रण। एक और लास्ट पॉइंट है 7वां पॉइंट जिसको हम यहीं पर डिफाइन कर देते हैं। 7वां पॉइंट है डायास्टीरियोमर्स। इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए डायास्टीरियोमर जो होता है ना वो इनेंशियोमर का ठीक उल्टा होता है। इनेंशियोमर को जिस तरह से आप लोगों ने डिफाइन किया कि वे पदार्थ जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता हो तो उसे क्या कहते हैं, इनेंशियोमर कहते हैं। इसी प्रकार से इसको डिफाइन करोगे तो कहोगे वे पदार्थ जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होंगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे, यानी दर्पण प्रतिबिंब होंगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे, तो वैसे पदार्थ को कहेंगे डायस्टीरियोमर। इसमें कायरल कार्बन उपस्थित नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, इसमें कायरल कार्बन उपस्थित नहीं होगा। कायरल कार्बन उपस्थित नहीं है, जैसे एक हेलोजन लगा दिए, यहाँ पर CH3 लगा दिए, ये CH3 लगा दिए और यहाँ पर H लगा दीजिए, इसमें कायरल कार्बन नहीं है तो ये कहलाएंगे डायस्टी। इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH3, यहाँ पर CH3 और ये H। तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे और जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे तो वैसे इन दोनों कंपाउंड को, ये दोनों जो बनेंगे कंपाउंड, इन दोनों को दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे, इसलिए इन्हें कहेंगे हम लोग डायस्टीरियोमर। अध्यारोपित नहीं होते हैं तो इनेंशियोमर, और अध्यारोपित हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर तो डायस्टीरियोमर। तो चलिए ये स्टीरियो केमिस्ट्री की चर्चा कर लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो कि है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ तक छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया? चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे दो और केमिकल रिएक्शन, जिसका एक होगा एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा होगा रिएक्शन विथ मेटल्स। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक पढ़ते रहें। बाय।